बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी विद अनाबिया। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी while adjusting to the changing conditions is called homeostasis, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और बायोलॉजिकल रिदम्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद रेगुलेट हो हमारे चाहे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो सकती है, टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो सकता है। होम्योस्टेसिस के 3 एलिमेंट्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली कोई सिस्टम नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इसका आंसर होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि चाहे हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए लेकिन बॉडी के या फिर एक्सक्रीशन रेट या फिर लाइक थर्मोरेगुलेशन मेंटेन रहेगी। ओके, second MCQ is which does not maintain a stable homeostatic condition, rather it intensifies the change that is happening to the body. यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जो कि एक चेंज को कम करने के वजह उसको मज़ीद इंटेंसिफाई करता है, मतलब मज़ीद उसको बढ़ाता है। तो हमारे पास बुक की एग्जांपल है, मैं वही पेज खोल लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, ब्लड वेसल को टेयर होने को हम अपनी बायोलॉजी की लैंग्वेज में रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या होता है, खून जमना शुरू हो जाता है प्लेटलेट्स के थ्रू। प्लेटलेट्स एडहर टू द साइट एंड रिलीज केमिकल्स। ओके, जब प्लेटलेट्स रिलीज़ होंगी तो फिर वो मज़ीद प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और इस तरीके से ये जो ब्लड वेसल रप्चर हुई थी ये इस पर एक प्लग सा फॉर्म हो जाएगा और हमारा फीडबैक ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। ऑलराइट, सो नंबर 3 हमारे पास, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड इन द स्किन which actively extract sodium, chlorine and calcium ion from external medium and excrete hydrogen ion or basic HCO3 for acid base balance in the body fluids are called। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर की फिशेस जो होती हैं, वो किस तरह से अपनी उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि सोडियम, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन को अपने पास बॉडी में मेंटेन करके रखती हैं। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है ग्रेन्यूलोसाइट, लिम्फोसाइट, आयोनोसाइट और पोडोसाइट सेल। ग्रेन्युलोसाइट और लिम्फोसाइट को तो हम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों हैं वाइट ब्लड सेल की टाइप्स। इसके बाद हमारे पास आता है आयोनोसाइट और पोडोसाइट सेल। आयोनोसाइट सेल इसका आंसर होगा बिकॉज पोडोसाइट सेल जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होता है, ग्लोमेरुलस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। आरबीसी की प्रोडक्शन में इराइथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ही मौजूद होता है। रीनिन जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ओके, ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर wrapped around blood capillaries that play an active role in preventing plasma proteins from entering the urinary ultrafiltrate called। ग्लोमेरुलस के पास ऐसे कौन से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो उसके ऊपर रैप अराउंड होते हैं। ये क्या, इनका रोल क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन को रोकते ही यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट के अंदर जाने से। इसका नाम है पोडोसाइट सेल। मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि पोडोसाइट सेल्स वो होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और अल्ट्राफिल्ट्रेट में ये प्रिवेंट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को अंदर आने से, उसको रोक के रखते हैं। Tubules secretes ions such as hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate while reabsorbing the HCO3 from the filtrate are called। इसका आंसर है proximal convoluted tubule।
मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे भी वीडियो बनाऊंगी, सो उससे आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा. ओके. Glomerular filtration rate GFR is in which proportional to the hydrostatic pressure exerted in the glomerulus wall? इसका आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Alright, moving on to the next one. Another compound that increases the osmotic gradient in inner medulla is the urea, water, sulfates और phosphate. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेड्यूला के अंदर बढ़ा देता है, इंक्रीजेस? तो इसका आंसर है यूरिया. ऑलराइट, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द इन्फ्लेमेशन इन किडनीज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड लाइथोनेफ्राइटिस, एडिमा, सार्कोमा और इंसेफेलाइटिस. आइटिस का वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखे इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की कुछ सिम्टम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल रेडनेस हो जाती है उस एरिया में, या फिर टेम्परेचर हाई होता है और स्वेलिंग होती है. या आप लोग अपने साथ अपनी बुक में लिख लिएगा ताकि जब आप लोग रिविजन करने के लिए बैठें तो आप लोग को याद आ जाए. इन्फ्लेमेशन, आइटिस. अब हमें क्या डिसाइड करना है, इन दोनों में से कौन सा आइटिस होगा? किडनीज में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन्स, तो इसका आंसर होगा लाइथोनेफ्राइटिस. ऑलराइट, ये नाम अगर आप लोग बार बार अपने प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये नाम भी याद हो जाएंगे. द नेक्स्ट इज इफ़ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट बिकम्स हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी, द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी एंड रेज बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया और एंडोथर्मिया. चलें मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस. ओके. कभी ऐसे सुना आप लोगों ने कि सर्दियाँ आए तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं, हमें एंडोथर्म्स क्या करते हैं, एक रेंज में, फॉर एग्जांपल 35 से 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही रहना चाहिए मेरा बॉडी टेम्परेचर, वरना डेथ भी कॉज हो सकती है. तो इसका आंसर है हाइपरथर्मिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हॉट. जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हमारा जो बॉडी का थर्मोस्टेट है हाइपोथैलेमस, वो उसको मेंटेन करता है. किस तरह से? स्वेटिंग के थ्रू या फिर वेज़ोडाइलेशन के थ्रू. तो यहाँ पे जाके हमारा आंसर होगा हाइपरथर्मिया. अगर यहाँ लिखा होता है कोल्ड, सही है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया का मतलब है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाए. जैसे सर्दियों में हमारी बॉडी में क्या होता है, शिवरिंग होती है, वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं ताकि कम से कम हीट लॉस हो, हमारी हीट जो है ना हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे. तो यहाँ पे जाके आज का लेक्चर ख़त्म होता है. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी विद अनाबिया एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.